सास ने बेटे बहू का पोर्शन किराए पर क्यों चढ़ा दिया? मम्मी, ये आज आप घर पर किसको लेकर आई थी? बेटे इलेश ने बाजू चढ़ाते हुए अपनी माँ ममता जी से पूछा। क्यों, तुम्हें कोई परेशानी और किसने कहा तुमसे? ममता जी ने वैसे ही जवाब दिया। आप नहीं बताएंगी तो क्या मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? इलेश फिर से चिढ़कर बोला। मुझे तो पता है, तुम्हें कुछ पता ना चले ऐसा हो ही नहीं सकता। जब मेरा ना किया हुआ भी तुम्हें बताया जाता है तो ये तो मैंने किया है। लेकिन आप उन लोगों को घर पर क्यों लाई थी? इलेश ने पूछा। मैं ऊपर का पोर्शन किराए पर उठाने वाली हूँ। और क्यों उठाने वाली हूँ वो शायद तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम खुद समझदार हो, ममता जी बोली। लेकिन आप ऊपर का पोर्शन किराए पर नहीं उठा सकती। तभी ममता जी की बहू किरण पास आकर तुनक कर बोली। आपकी मन मर्जी थोड़ी ना चलेगी, उस पोर्शन में हम और हमारे बच्चे रहते हैं। क्यों क्यों नहीं उठा सकती? ये घर मेरा है। क्या मैं अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला भी नहीं ले सकती? जब कमाऊ बेटा होते हुए भी माता पिता को हर चीज के लिए तरसना पड़े तो इससे ज्यादा शर्म की बात तो कोई हो ही नहीं सकती। तुम लोग अपना सारा सामान बांधो और अपने लिए कहीं और इंतजाम करो। कोई भी व्यक्ति बेटे के होते ही फूला नहीं समाता कि उसका बुढ़ापा सुधर गया, लेकिन वो ये नहीं जानता कि बुढ़ापा सुधरने के बजाय और ज्यादा बिगड़ जाएगा। ये घर मेरे नाम पर है और इसके लिए मेरा जो मन करेगा मैं वो फैसला करूंगी। मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है मुझे ये फैसला लेने से, ममता जी बोली। बुढ़ापा खुद में ही एक बीमारी होता है। समय के साथ सुरेश जी और ममता जी अब बुजुर्ग हो चले थे। रोज ही कोई ना कोई हारी बीमारी लगी रहती थी। बहू तो उन्हें 2 रोटी बनाकर इसलिए नहीं देती कि एक दिन ससुर ने सिर्फ इतना कह दिया कि ये ठंडी रोटी दांतों से नहीं कटती। ये सुनकर किरण तुनक कर ममता जी से बोली, अब से पापा की रोटी आप खुद ही सेक लिया करो। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो दिन भर गरम रोटियाँ सेकने के लिए रसोई में खड़ी रहूं। और अगर बेटे से दवा के किसी खर्चे के लिए कह दो तो बेटे से पहले बहू 10 बातें सुनाती है। जब देखो कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। पैसे तो जैसे झाड़ पर उगते हैं, झाड़ हिलाओ और पैसे गिर गए। अब खाली खाने का ही खर्चा थोड़ी होता है, अपने भी 4 खर्चे होते हैं। अब बुजुर्ग आदमी पैसे कहाँ से लाए? दुकान तो पहले ही बेटे ने सुरेश जी को अपनी बातों में फंसाकर अपने हाथों में ले ली थी। सुरेश और ममता जी की आंखों में आंसू आ जाते कि इतनी कठिन परिस्थितियों के बाद भी एक छोटी सी दुकान होते हुए भी उन्होंने बेटे की परवरिश में कोई कमी नहीं आने दी। और आज हम लोग उसी बेटे पर मानो बोझ बन गए हैं। घर अपना था तो ममता जी ने इसका तोड़ निकाला, क्योंकि वो 4 लोगों के बीच उठती बैठती थी। उन्होंने घर को किराए पर देने का ठान लिया। मम्मी, ये क्या हो गया है आपको? ये कैसी बातें कर रही है आप अपने बेटे से? इलेश एकदम करवट बदलते हुए बोला। बेटा? किसका बेटा? माँ जैसा कोई सम्मान देते हो तुम? वो रिश्ता तो शायद बहुत पहले ही टूट गया था, ममता जी बेरुखी से बोली, क्योंकि उन्होंने प्रण कर लिया था कि चाहे इलेश कितना भी उसको भावुक करने की कोशिश करे मगर वो बिल्कुल भी नहीं पिघलेंगी। लेकिन आप ये तो सोचिए कि हम लोग अचानक से कहाँ जाएंगे? अपना घर होते हुए भी आपके बेटा बहू भटके, ये आपको अच्छा लगेगा? तभी इलेश अपनी आवाज में नकली मासूमियत लाकर बोला। किसका घर? तुम लोगों का कोई घर नहीं है, ये मेरा घर है। और हाँ, अभी थोड़ी देर पहले तक बहुत तड़क रहे थे, अब तुम्हारी सारी हेकड़ी कहाँ गई? लगता है घर छोड़ने के नाम ने सारी हेकड़ी गायब कर दी। ममता जी जैसे आज तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। सॉरी मम्मी जी, हमसे गलती हो गई, अब से हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हमें माफ कर दीजिए। अब तो ममता जी की बहू किरण भी घड़ियाली आंसू बहाने लगी। मुझे नहीं पता कि तुम्हें कहाँ जाना है या तुम्हें कहाँ रहना है,
मुझे तो बस 1-2 दिन में ये घर हर हाल में खाली चाहिए, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है। अब मुझे इससे कोई नहीं मोड़ सकता, ममता जी ने साफ शब्दों में कह दिया। पापा, आप मम्मी से कुछ क्यों नहीं कहते? आप क्यों चुपचाप बैठकर मम्मी की जातियां देख रहे हैं? वो दोनों वहीं पर बैठे सुरेश जी के पास आकर बोले, बेटा इलेश, अब घर छोड़ने के नाम पर तुम्हें सारे रिश्ते नाते याद आ रहे हैं। जब बहू तुम्हारी मम्मी को जवाब देती है और मैं कुछ कहता हूँ, तब बहू मुझे भी 4 बातें सुनाने से बाज नहीं आती। उस वक्त तुम्हारे मुंह पर ताला क्यों लग जाता है? मैंने जरा सा कह दिया कि मेरे दांतों से ठंडी रोटी नहीं कटती, तो बुढ़ापे में सास को खड़ा कर दिया गया चूल्हे पर रोटी सेकने के लिए। जरा भी शर्म नहीं आई। इंसान औलाद से बस इतनी उम्मीद रखता है कि कम से कम बुढ़ापे में सिकी सिकाई रोटी मिलेगी, वो भी नसीब नहीं हुई। तुम्हारी माँ किसी चीज के लिए पैसे मांगती है तो झाड़ पर पैसे उगते हैं क्या? ऐसा ताना दिया जाता है। तुम लोगों ने ही हमारे सीने छलनी कर दिए। कितना रोए हैं हम और ममता एक दूसरे के कंधे पर सर रखकर। शायद उन परिस्थितियों ने ही हम लोगों के आंसू सुखा दिए। भगवान जो करता है अच्छा करता है, इसलिए मैंने ममता को आजाद छोड़ दिया है ये फैसला लेने के लिए। और वो जो कुछ भी कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। तुम जैसे बेटा बहू के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब तुम जानो और तुम्हारी माँ, और अगर ज्यादा मीन में की ना तो दुकान भी खाली करवा लूंगा। वो जमाना बीत गया जब बच्चे जातियां करते रहते थे और माँ बाप सहते सहते दम तोड़ देते थे। आज के समय में बुजुर्ग भी सजग हो गए हैं। अब वो बहू बेटों की सलामी गुलामी नहीं करते। सुरेश जी गुस्से में बोले, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अब तो मरता क्या ना करता। उन लोगों को घर खाली करना पड़ा। उन लोगों के जाने के बाद दूसरे ही दिन किराएदार आ गए। सुरेश जी ने ममता जी के इस फैसले का दिल से स्वागत किया, क्योंकि वो भी बेटा बहू के व्यवहार से बहुत आहत हो चुके थे। अब सुरेश और ममता जी ने राहत की सांस ली। कम से कम 2 रोटी अपने हाथ की होगी, मगर सुकून की तो होगी।